हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है ये है 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पेयर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4×10⁻28 प्रति घन मीटर हो तो उनके अनुगमन वेग को ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इनको लिख लेते हैं। दिया है जो त्रिज्या दे रखी है हमें, तार की त्रिज्या r बराबर 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, ये मिमी दे रखी है, इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर, या इसको और हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻1 घात जो है माइनस की वो बढ़ जाएगी, यानी माइनस की घात जो है एक ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस में जाएगी, और जिससे घात कितनी हो जाएगी 4 मीटर। और एक तार में 0.5 एम्पेयर की धारा बह रही है, आई बराबर हमें दे रखा है 0.5 एम्पेयर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमें दे रखा है 4×10⁻28 प्रति घन मीटर हो तो उनके अनुगमन वेग को ज्ञात करो, यानी हमें अनुगमन वेग ज्ञात करना है, b/d हमें बताना है। तो अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, b/d बराबर होता है J/NE, जहाँ जे क्या है, धारा घनत्व है, जे क्या है, धारा घनत्व। अब तो हमें सबसे पहले जे निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल में जे का मान नहीं दिया हुआ है, तो जे पहले निकालना पड़ेगा। और जे बराबर क्या होता है, धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A। और यहाँ पर ए क्या है, ए है इस तार का क्षेत्रफल। तो तार के क्षेत्रफल को हम कैसे डिनोट करेंगे, अब तार का क्षेत्रफल भी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो तार के क्षेत्रफल को हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सबसे पहले निकालेंगे तार के क्षेत्रफल को ही, क्योंकि हमें जे निकालने के लिए तार का क्षेत्रफल चाहिए और b/d निकालने के लिए जे चाहिए, तो इसलिए हमें तार का क्षेत्रफल निकालना अनिवार्य है। तो पहले तार के क्षेत्रफल को ही निकाल लेते हैं। ए बराबर तार का क्षेत्रफल, क्योंकि तार बेलनाकार है और उसका जो सिरा होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल, जो तार का क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, πr², यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और यहाँ से हम इसको पाई का मान रखेंगे 3.14 × r। r कितना है हमारे पास, 5×10⁻⁻4, 5×10⁻⁻4 इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3.14 × 5 का वर्ग 25, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगी -8 × 10⁻⁸ और वर्ग मीटर। इसको और आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ से आएगा a बराबर, इसकी गुणा जब हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 78.5 × 10⁻8 वर्ग मीटर। तो ए का मान हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जे। अब धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, जे बराबर I/A। यहाँ से आई की वैल्यू हमें दी हुई है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 अपॉन ए का मान हमने अभी निकाला है 78.5, रखेंगे 78.5 × 10⁻8। इस 10⁻8 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में जाएगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 78.5 × 10⁻8। अब यहाँ से दशमलव जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और जे बराबर कितना आएगा, इसे भी 5 से हम काट देंगे, 5 × 5 यहाँ से 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, 35, 5 × 7 = 35, यानी 1/157 × 10⁻8 जो है यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से हम 3 जीरो जो है इधर को ले लेंगे, क्योंकि 10⁸ है, तो 3 जीरो एक के साथ लगा देंगे, 1000 अपॉन 157 गुणा यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगी, क्योंकि 3 जीरो हमने उसके साथ में जो है लिख दिया है। तो
अब 157 से जब आप इसको भाग देंगे तो जे का मान आपको प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 6.4 गुणा 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व आपके पास आ चुका है। अब हम निकालते हैं b/d, यानी अनुगमन वेग को। b/d बराबर J/N/E। जे का मान हमारे पास है 6.4 गुणा 10⁵ अपॉन एन का मान हमारे पास है 4 गुणा 10⁻28, 4 गुणा 10⁻28 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻−19। ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 होता है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 4 से कैंसिल होगा, कितनी बार 1.6 बार, 1.6 बार 4 चौक 16 चौका 64। तो b/d बराबर यहाँ से कितना बचा 1.6, और इस 1.6 से हम इस 1.6 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमारे पास बचा 10⁵5, और ये जो 10⁻−19 है इसे ऊपर लेके जाएंगे तो कितने जाएगी, ये प्लस में जाएगी 10⁻19, और ये जो 10⁻28 है ये माइनस में जाएगी 10⁻28। और b/d बराबर कितना आएगा, अब माइनस के 28 में से 19 और 5 24 घटाएंगे तो 10 की घात कितनी बचेगी -4 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या होगा, अनुगमन वेग होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। तो इस प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन था पहला, ये हमने सोल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। तो ये जो हमें वोल्ट मीटर दिया हुआ है, चित्र दे रखा है डायग्राम, इसमें हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है, और ये क्वेश्चन 2019 और 24 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है वर्ष 2025 के लिए भी। तो चलिए, यहाँ पर एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है 12 वोल्ट, और ये दूसरी सेल है 18 वोल्ट की एक सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें, जो पहला आंतरिक प्रतिरोध है R1 बराबर 2 ओम, और ये दूसरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R2 बराबर 1 ओम। हमें इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। दिया है E1 बराबर हमें दे रखा है 18 वोल्ट, और R1 बराबर कितना दे रखा है 2 ओम। ऐसे ही E2 बराबर कितना दे रखा है 12 वोल्ट, और R2 बराबर हमें कितना दे रखा है 1 ओम। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेल हैं ये एक दूसरे का क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों सेल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अतः परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल, तो जो परिपथ होगा उसका जो परिणामी वैद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, इनके अंतर के बराबर होगा। जो ज़्यादा वाला विद्युत वाहक बल है उसको घटा देंगे कम वाले में से, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो क्या जाएगा E। परिणामी वैद्युत बल मान लिया हमने E बराबर E1 में से घटाएंगे E2 को, क्योंकि E1 अधिक है। E1 कितना दे रखा है हमें 18, और E2 कितना दे रखा है -12। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो परिणामी विद्युत वाहक बल है कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। और परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा या प्रभावी प्रतिरोध, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी R1 2 ओम का प्रतिरोध ये है और 1 ओम का ये, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं R बराबर R1 प्लस R2, यानी R बराबर हो जाएगा, R1 का मान कितना दिया हुआ है हमें 2, प्लस R2 का मान दे रखा है 1, तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम। अब प्रभावी प्रतिरोध भी हमारे पास आ गया 3 ओम। हमें पाठ्यांक बताना था परिपथ में धारा, तो धारा परिपथ में धारा I
परिपथ में जो धारा बहेगी वो कितनी होगी, तो परिपथ में धारा किससे निकालेंगे, ई अपॉन आर से। और ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है टोटल, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6 अपॉन आर की वैल्यू 3। तो यहाँ से धारा कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर जो है धारा हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर 18 वोल्ट के सेल के अंदर धारा ऋण टर्मिनल से प्रवेश करके धन टर्मिनल की ओर बह रही है। यहाँ लिखेंगे हम कि जो धारा है, धारा 18 वोल्ट के सेल के अंदर धारा ऋण टर्मिनल से प्रवेश कर धन टर्मिनल की ओर बह रही है, धन टर्मिनल की ओर बह रही है। अतः सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा ये कितना होगा, अतः हम लिख लेते हैं, चलिए, अतः सेल का टर्मिनल विभवांतर, अतः सेल का टर्मिनल विभवांतर ये किसके बराबर होगा, ये होगा B1, क्योंकि पहले की बात चल रही है, पहले साल की, तो हम यहाँ पर B1 लेंगे। B1 बराबर E1 माइनस IR1। अब जो मान दिए हुए हैं यहाँ पर हम लिख देंगे। B1 बराबर E1 की वैल्यू हमें दी हुई है 18 माइनस I की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, I कितनी आई 2 इंटू R1 कितना है हमारे पास, R1 भी है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से B1 बराबर 18 माइनस 2 दूनी 4, कितना बचेगा 14 वोल्ट। तो यहाँ से 14 वोल्ट जो है हमारे पास विभवांतर आ गया, टर्मिनल विभवांतर। और 12 वोल्ट के सेल के अंदर, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो क्या होती, ऋण से, जो 18 वोल्ट का सेल है उसमें ऋण से धन सिरे की ओर धारा बह रही थी, इसमें धन से ऋण की ओर बहेगी। तो यानी लिखेंगे 12 वोल्ट के सेल में धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बह रही है, ऋण टर्मिनल की ओर बह रही है। तो यानी जो धारा है वो ऋण टर्मिनल की ओर बह रही है, तब B2 का मान निकालेंगे। तो B2 बराबर क्या होगा, E2, यहाँ पर ऋण टर्मिनल यानी उल्टा दिशा में बह रही है तो धारा का मान जुड़ जाएगा। E2 बराबर हो जाएगा I और जो स्मॉल r है स्मॉल r2। तो B2 बराबर E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 प्लस I की वैल्यू 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो ये हो जाएगा B2 बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 वोल्ट। तो यहाँ से B2 का मान कितना आएगा 14 वोल्ट। तो दोनों दशाओं में हमने देखा कि जो विभवांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, समान आ रहा है, यानी 14 वोल्ट आ रहा है। तो अतः जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा वो, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, ये होगा 14 वोल्ट। तो इस प्रकार जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। एक सेल में से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो चलिए यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी हैं, हम लिख लेते हैं। दिया है स्थिति 1 में, स्थिति 1 यानी पहली कंडीशन के लिए क्या है, जब हम आई लेते हैं, आई बराबर कितना लेते हैं 0.5 एम्पियर धारा लेते हैं, तो बी जो है बी कितना आता है 1.8 वोल्ट। और स्थिति 2 की बात करें हम, स्थिति नंबर 2 जब हम धारा लेते हैं आई बराबर कितना लेते हैं 1 एम्पियर लेते हैं, तो बी विभवांतर कितना आता है 1.6 वोल्ट आता है, एम्पियर
और वोल्ट। तो अब यहाँ से हमारे पास एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, B बराबर E माइनस आई आर। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे प्रथम समीकरण में, यानी ये मान रखेंगे। तो B1 की बात करेंगे हम, B बराबर अगर बात करें तो B बराबर यहाँ से E ऐसी रहने देंगे, माइनस आई कितना है, पहले तो कितनी धारा थी 0.5 इंटू आर कितना था, ये हमें इसको मान लेंगे R1। और बी का मान हम यहाँ से रख देंगे, बी कितना है 1.8, यानी 1.8 बराबर E माइनस 0.5 R1। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2, जो स्थिति 2 है, उससे एक समीकरण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, क्योंकि बी का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 1.6 रखेंगे स्थिति 2 के लिए, बराबर ई हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस आर का मान हम यहाँ पर कितना आई का मान कितना रखेंगे, आई का मान रखेंगे यहाँ पे 1 इंटू R2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 बार 2 से हल करेंगे, समीकरण 1 बार 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 बार 2 को घटाएंगे तो यहाँ से हम चलिए घटाते हैं। यहाँ पर ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में से यानी 1.8 में से 1.6 को घटाएंगे, बराबर ई में से ई को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, माइनस के 0.5 R1, और माइनस का इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 इसको हम जो है R1 R2 ना मान करके केवल R मान लें तो ही बेहतर होगा। तो ये चलिए इसको R ही रहने देते हैं, यानी 1R, ये R1 R2 हम नहीं मान रहे, प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसको हम R ही रहने दिया है। अब यहाँ से 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, बराबर अब एक R है, एक स्मॉल R, यानी स्मॉल R है, एक R में से 0.5 R घटाना है, आधा R घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.5 R ही बचेगा, और ये जाएगा इसके बटे में, यानी 0.2 अपॉन 0.5 आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ से काटोगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 0.4 ओम आ जाएगा यहाँ से R का मान। अब R का मान रखेंगे हम समीकरण 1 या 2 में, जिससे हमें E का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 हमारे पास है 1.8 बराबर E का मान हमें निकालना है, माइनस 0.5 ऐसे ही, इंटू R का मान कितना आया 0.4 आया, 0.4 यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1.8 बराबर E माइनस 5 चौक 20, यानी 0.20 हो जाएगा, क्योंकि दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और इधर आएगा ये बटे में इसके, तो E बराबर प्लस में आएगा, माइनस का है तो प्लस में आएगा 1.8 प्लस के 0.20, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.0, यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 2.0। और इतने वोल्ट विद्युत वाहक बल होगा किसका भाई, जो ये सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध, और विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होगा, और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 0.4 ओम होगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। यानी ये जो परिपथ दर्शाया गया है इसमें 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर ये R यानी 50 ओम, 75 ओम और ये 50 ओम, ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में हैं, तो इन्हें जोड़ेंगे तो इनके प्रतिरोध को हम मान लेंगे 1/R डैश, 1/R डैश बराबर 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। तो यहाँ से 1/R डैश बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा 150, और 50 तिया 150 प्लस 75 दूनी 2 बार कटेगा, 2 की गुणा 1 से 2 प्लस
50 से इस 150 को काटेंगे तो 3 बार, इस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3, 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 2 8, सॉरी 3 और 3 6 और 2 8 बटे 150। अब इसको आर डैश बराबर यहाँ से पलटेंगे तो आर डैश ऊपर हो जाएगा और इधर से ये 150 ऊपर और बटे में 8, 8 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 18.75, 18.75 ओम जो है यहाँ से आर डैश का मान हमारे पास आ गया है। अब ये जो आर डैश है ये एक तार बन गया और ये 100 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो आर डैश और इसको हम जोड़ेंगे 100 ओम को श्रेणी क्रम में, यानी 18.75 तथा 100 ओम श्रेणी क्रम में, जब हम इनको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में हैं तो यहाँ से आर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 और 18 118.75। चलिए लिख देते हैं 100 प्लस 18.75, हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये हो गया 118.75 ओम। अब यहाँ से हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध है ये कुल प्रतिरोध आ गया है 118.75 ओम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना 100 ओम, माना 100 ओम, 50 ओम, 75 ओम व 50 ओम में बहने वाली धाराएं, बहने वाली धाराएं क्रमशः है I1, I2, I3 व I4 हैं। जो धारा बह रही है इनमें, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, I4 बह रही है, ये हमने ऐसा माना है। तो अब एक बात बताइए, ये जो प्रतिरोध है ये तो सेल के समान श्रेणी क्रम में है, तो जितनी धारा इसमें बह रही है वही पूरे परिपथ की कुल धारा होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 100 ओम में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कुल धारा होगी, कुल धारा होगी, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में है तो जो 100 ओम के प्रतिरोध में धारा बहेगी वही पूरे परिपथ की धारा होगी। तो हम यहाँ से निकालेंगे I1, क्योंकि 100 ओम में कौन सी धारा बह रही है, I1 बह रही है, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 बराबर यहाँ से हो जाएगा E/R, सेल का विद्युत वाहक बल, और अपॉन में R, R कितना है, यहाँ से R हम लेंगे कितना भाई, टोटल E/R, तो E की वैल्यू यहाँ पर है 190 अपॉन R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, R की वैल्यू है हमारे पास 118.75, यानी R का मान 118.75, ये कुल धारा है। तो ये इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इसका आंसर प्राप्त होगा 1.6 एम्पेयर, ये पूरा 1.6 एम्पेयर आपको इसका मान आएगा। अब I1 हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ से विभवांतर निकालेंगे, क्योंकि ये कुल धारा है, विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर क्या होगा, B बराबर I1 इंटू R डैश, जो कुल प्रतिरोध है, यानी जो प्रतिरोध है हमारा और जो I1 है धारा है उसका विभवांतर कितना होगा, B बराबर I1 कितनी थी हमारे पास 1.6 इंटू R डैश कितना है, R डैश क्यों निकालना है, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में है, इनका इनमें जो विभवांतर होगा ये एक समान होगा, जो विभवांतर इसमें होगा वो 75 ओम में भी होगा और इसमें भी। तो यहाँ पर जो 75 ओम के बीच विभवांतर है हमें पता चल जाएगा, तो हम इसके बीच में जो धारा बह रही है वो बता पाएंगे। तो B बराबर 1.6 गुणा R डैश का मान कितना है, यहाँ पे R डैश का मान हमारे पास है 18.75, तो B बराबर यहाँ से कितना जाएगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ से आपको B का मान पूरा कम्प्लीटली 30 वोल्ट जो है यहाँ से प्राप्त होगा। B का मान हमारे पास आ गया कितना, 30 वोल्ट। अब B का मान 30 वोल्ट आ चुका है हमारे पास, तो जो विभवांतर 50 इसमें ये तीनों में जो है 50 कितने वोल्ट का विभवांतर होगा, 30 का होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो 75 ओम के प्रतिरोध में भी यही विभवांतर होगा। तो यहाँ से I का मान हमें निकालना है, तो 75 ओम में प्रवाहित धारा क्या होगी, धारा बराबर सॉरी जो I/B/R
आर, बी का मान कितना है 30 वोल्ट आया है विभवांतर, और अपॉन आर, आर कितना दे रखा है ये 75 ओम। और जब आप इस 75 से 30 को जब कैंसिल करेंगे तो धारा का मान आएगा 0.4 एम्पियर। इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें दिया हुआ है, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करो। तो हमें प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ष 2025 के लिए। ये 2021, 22, 23 और 24 में रेगुलर पूछा गया है, तो ये वर्ष 2025 में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे कि जो बंद पास है हमारा कौन सा, ADCA, ADCA में, यानी बंद पास ADCA में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या होगा, जो धारा है यानी 1 कौन सा पास की बात कर रहे हैं हम, ADCA में। तो ADCA यानी इसमें जो शेल है, यहाँ पर मैंने सेल का, इस शेल का मान नहीं रखा है, यहाँ पर ये 1 वोल्ट की शेल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × I2, जो धारा है सेल की ओर आने वाली धारा। अब I2 प्लस 2 I3 होगा, क्योंकि इसके 2 ओम के प्रतिरोध की ओर धारा आ रही है, तो ये I2 हो जाएगा, इनका गुणनफल जुड़ जाएगा। I3 बराबर कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1 वोल्ट, इसकी जगह रख देंगे 1। और यहाँ से हम देखेंगे कि I2 प्लस 2I3 बराबर I2 प्लस 2I3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि भाई जो I3 है वो I1 प्लस I2 से मिलकर बन रही है। देखिए यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से कौन सी धारा जा रही है, I2, ये I2 भी इधर को जाएगी, और यहाँ से I1 आ रही है, तो I1 और I2 दोनों इधर को जाएंगी थोड़ा, तो ये जब इधर को जाएंगी तभी मिलकर I3 बन रही है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, यहाँ चूकी का चिन्ह लगा देंगे, यानी I1 प्लस I2 बराबर किसके है, I3 के है। तो I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा I2 प्लस 2 I1 प्लस I2 बराबर 1 वोल्ट। अब यहाँ से ये 2 I2 ऐसी रहेगा, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2 I1 प्लस 2 I2 बराबर 1। अब इसको जोड़ेंगे तो ये I2 ऐसी रहेगा, प्लस ये I1 ऐसी रहने देंगे, 2 I1 ऐसी रहने देंगे, और ये I2 और 2 I2 मिलकर कितना बन जाएगा, 3 I2 बराबर 1। अब यहाँ से 2 I1 प्लस 3 I2 बराबर हमारे पास आ गया 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब बंद पास ABCA में आते हैं, यानी ABCA में, बंद पास ABCA में, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 × I1, यानी A1 × I1, यानी जो ये इसका विभवांतर है, प्रतिरोध है 1 ओम का, और I1 इसमें जा रही है, तो 1 × I1 प्लस 2 I3, क्योंकि ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है इसमें I3 आ रही है, तो प्लस 2 I3 हो जाएगा। और इसका जो सेल का विद्युत भाग बल दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। अब यहाँ से हम
फिर से I3 की जगह वही रख देंगे, तो ये हो जाएगा I1 बराबर I1 प्लस 2। I1 प्लस I3 की जगह क्या रखेंगे, I1 प्लस I2 रख देंगे और बराबर 2। अब यहाँ से I1 प्लस ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2। अब यहाँ से I1 ऐसे ही रहने देंगे, I1 बराबर सॉरी ये कितना हो जाएगा 2I1, ये 2I1 हम ऐसे ही रहने देंगे और ये I1 है और ये भी I1 है, तो ये जुड़ जाएगा 3I1 और ये प्लस का 2I2 हम ऐसे ही रहने देंगे, 2I2 बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर ये जो समीकरण 1 व 2 हैं, समीकरण 1 व 2 को आप स्वयं हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से जो आपको मान आएगा ये I1 बराबर प्राप्त होगा 0.8 एम्पियर और I2 बराबर कितना प्राप्त होगा, I2 बराबर आएगा माइनस के 0.2 एम्पियर। अब I1 I2, अब I3 की बात करेंगे तो I3 बराबर क्या था, I1 प्लस I2 से मिलकर बन रही थी I3, तो यहाँ मान रख देंगे। तो I3 बराबर I1 का मान कितना था 0.8 प्लस I2 का मान यहाँ पर माइनस के 0.2। अब 0.8 में से माइनस करोगे 0.2 तो कितना बचेगा 0.6 एम्पियर की धारा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था, हमने जो बहने वाली धारा हैं उसकी प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, जो हमारा आज का वीडियो था ये यहीं पर जो है कंप्लीट होता है। और आपके लिए जो ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 3 के, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और ये केवल आप इन्हीं न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। और वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो चैनल है उस पर क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तथा क्लास 12 जो अन्य सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश, उनका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।